अब जैसा स्वामी जी ने कहा कि एक बदलाव आया है, एक विराट स्वरूप उभर रहा है, तो आप समझिए कि भारत का वक्त आ गया है। कैसे? मैं एक पंक्ति में बताता हूं। एक दौर था जब हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, हम ही इंटेलेक्चुअल सेंटर थे, हम ही इकोनॉमिक सेंटर थे, हम ही मिलिट्री सेंटर थे। 2500 साल पहले जब भारत का डिक्लाइन हुआ, आज से 2500-2600 साल पहले, तो पावर सेंटर वर्ल्ड का कहां शिफ्ट हुआ? आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका दौर आया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश का जब डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, फिर आज का रोम हो गया, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब रोमन एम्पायर का यूरोप में दबदबा कम हुआ तो किसका दौर आया? पुर्तगाल और स्पेन, और वेस्ट की तरफ चला गया। पुर्तगाल और स्पेन का दबदबा खत्म हुआ तो किसका जमाना आया? ब्रिटेन और फ्रांस, और वेस्ट की तरफ चला गया। और जब जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पर समाप्त कर रहा हूं, ब्रिटेन का एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिकन एम्पायर आया। अमेरिका में आज सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आ जाइए पिछले 80-90 सालों में, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी किसमें आई? जापान पे। अब आइए पिछले 50-60 सालों में, जिनको हम टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक कहते थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, इनका दौर आया। ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बने, और आज भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे रिचेस्ट कंट्री सिंगापुर है। और अब पिछले 20 साल में आ जाइए तो चाइना दिख रहा है, और अब अभी आ जाइए तो चाइना में डिफ्लेशन हो गया है, चाइना में ग्रोथ रेट कम हो रही है। और गौर से देखिए तो वहां की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई है। तो इसका मतलब अगला पड़ाव क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है, तो बस आप ये समझिए कि जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि सब दिखा दिया था अर्जुन को, तो उन्होंने कहा था क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। हृदय की समस्त दुर्बलताओं को छोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा भवितव्य है। वो दुर्बलताएं क्या हैं उसको ध्यान कर लीजिए। कोई भाषा पे बांटेगा, कोई क्षेत्र पे बांटेगा, कोई जाति पे बांटेगा। ये सारी दुर्बलताएं उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि हमारा वो विराट स्वरूप उभर के ना सामने आ पाए। तो जब वो विराट स्वरूप उभर के सामने आने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और हमारा जो राइज होगा ना, वो किसी को दबाने के लिए नहीं होगा। ये बाकी पावरफुल बनना चाहते हैं, इसको दबाओ उसको दबाओ, हमारा राइज होगा क्या? हम जगत गुरु थे दुनिया को उठाने के लिए, दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। तो मैं अंत में, चूंकि ये सारा गीता का ज्ञान मूलतः वेदों से लिया गया है, प्रस्थानत्रयी का उल्लेख किया गया इससे पहले, यानी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये प्रस्थानत्रयी माने गए हैं। तो अटल जी की कविता, जो बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो एक छंद है वो कहता है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान। हमारा राइज करके क्या दिखाएगा दुनिया को? मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अंत में एक लाइन और कह दूं, भारत तब महान बनेगा जब समृद्ध भी आएगी, हम टॉप इकोनॉमी भी होंगे और टॉप इंटेलेक्चुअल पावर भी होंगे। यानी माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी और माता सरस्वती की कृपा होगी, और दोनों ही कमल पे विराज